प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनके चुनावी नतीजों को लेकर क्या कहा जो एकदम लोग चौंक गए हैं। उन्होंने संन्यास लेने की बात भी कही, मगर उसके लिए एक टारगेट अचीव करना होगा नीतीश कुमार को। तो क्या टारगेट है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही मुकेश साहनी ने आज दो तरह की बातें बोली हैं। एक तो कहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई अगर हमको निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे और आपकी भक्ति करेंगे। और विपक्ष के लिए भी कह दिया है कि हो सकता है मैं आने वाले वक्त में उप मुख्यमंत्री हूं। तो ये दो तरह की बातें हैं, इसके क्या मायने हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर के बारे में बात कर लेते हैं। उनका बड़ा दिलचस्प बयान आया है। हालांकि नीतीश कुमार उनके लगातार टारगेट पर रहते हैं और आज उन्होंने कहा है कि वो 25 सीटों के ऊपर नहीं ला पाएंगे नीतीश कुमार, ऐसा उनका दावा है। और कह रहे हैं कि अगर 25 के ऊपर ले आएंगे तो संन्यास ले लेंगे संन्यास। 25 के 25 नहीं आए नीतीश कुमार। ये सारी बातें जो होती है ना कहने के लिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार 4 सीट से ज्यादा लोकसभा में ले आए तो मैं संन्यास ले लूंगा। इस तरह की बात उन्होंने ये भी कहा था मैं पूरे देश से माफी मांगूंगा। तो सवाल यह है कि देखिए, पॉलिटिक्स में उतर करके कोई पूरा 100% सच बोले ऐसा होता नहीं। और चुनाव से पहले तो खास तौर पर देखिएगा, जिनका जमानत जब्त हो रहा होता वो कहते हैं कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं। और ये तब तक कहते रहते हैं जब तक परिणाम ना आ जाता। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये जो कहने की कला है प्रशांत किशोर की, क्योंकि नए नए राजनीतिज्ञ बने हैं, ये सच है कि वो चाणक्य की भूमिका में थे। कई लोगों को उन्होंने अपनी रणनीति के सहारे मुख्यमंत्री बनाया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन चाणक्य जब चंद्रगुप्त बनता है तो उसकी भूमिका में वो कितना फिट होगा, ये तो अभी उसकी परीक्षा हो जाएगी ना। बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें परीक्षा होगी। पर देखिए सौरभ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की राजनीति को या बीजेपी की राजनीति को प्रशांत किशोर भली भांति समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, ठीक है अभी चुनाव है तो कुछ बातें पॉलिटिकल हो सकती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उनको लेकर के उनकी समझदारी बिल्कुल गलत होगी, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसलिए वो थोड़ा राजनीतिक तड़का लगाते हैं, क्योंकि अब वो खुद पॉलिटिशियन है, वो खुद चुनावी मैदान में है, अभिमन्यु की तरह उतर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कलयुग का अभिमन्यु क्या सबको हरा देगा, या कलयुग का अभिमन्यु भी छठा दरवाजा तक तोड़ देगा, 7वें में फंस जाएगा। क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। मगर नीतीश कुमार को लेकर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने चुनाव लड़वाया है, जितवाया है, आंकड़ेबाजी के शहंशाह हैं, तो उन पर लोग भरोसा भी करते हैं। देखिए, क्या उसका नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात तो बहुत साफ है ना कि जब एनालिस्ट थे तो एनालिस्ट की तरह बात करते थे, लेकिन अब एनालिस्ट नहीं है ना, अब पॉलिटिशियन है। अब उनके दिमाग में जो बातें चल रही होंगी, जो उनके पार्टी को पॉलिटिकली सूट करेगा, वो बात करेंगे। इसलिए अब वो अलग भूमिका में है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं वो अब एनालिस्ट की तरह नहीं कह रहे हैं। अब वो जो कह रहे हैं उनको पॉलिटिकली कितना सूट करता है, ये बहुत जरूरी है। पर सौरभ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, और ये बात बहुत अहम है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों के पार्टी ऑफिस के बाहर दोनों नेता का एक साथ फोटो चिपकाया गया, और वो भी अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और वो भी कब, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई हो और पार्टी दफ्तर के बाहर। तो ये एक अलग तरह का सिग्नल दे रहा है। अब देखिए, बीजेपी जेडीयू के बीच में क्या इस तरह का बॉन्डिंग है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सच है कि नीतीश कुमार को इन दिनों जो सलाह दे रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। चलिए, ये हम नहीं बोलेंगे बीजेपी की गोद में बैठे हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ ही सरकार चलाने में यकीन रखते हैं। पर एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि जेडीयू की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बरकरार है। अब वो धड़ा क्या इन तमाम तरह के डेवलपमेंट से खुश होगा क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कई नेता हैं जो जेडीयू के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के पक्षधर हैं
और कुछ नेता ऐसे हैं जो आरजेडी के साथ जाने के पक्षधर हैं। ऐसे में अब जो सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अचेत हैं, नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएंगे, इस तरह की बात जो हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार पर जब जब सवाल उठा है, नीतीश कुमार ताकतवर बन करके उभरे। नीतीश कुमार पर लोकसभा में ही ये प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे थे कि 4 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो मैं नेशनल चैनल पे माफी मांगूंगा। लेकिन 4 क्या, नीतीश कुमार की निर्णायक भूमिका सरकार बनाने में दिखाई पड़ी ना, सबको दिखाई पड़ी। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि कई बात प्रशांत भी बोलते हैं तो वो अब एनालिस्ट की तरह नहीं बोल रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं। और पॉलिटिशियन की तरह बोलने का मकसद होता है कि उनकी पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो 25 सीटें की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है अगर 25 सीटें जेडीयू की आती है तो नीतीश की सरकार नहीं बनने वाली है। अब एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है तो क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी? बड़ा सवाल ये है, ये सवाल उठ रहा है। या प्रशांत किशोर इस भूमिका में होंगे कि जिधर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी, ये भी एक बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर कहना क्या चाह रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं, देखिए 43 सीट पर जीत पाए थे पिछली बार, सरकार जैसे तैसे बनी थी, 7-8 सीट का फर्क था और टोटल वोट का फर्क था 12,500 पूरे बिहार में। जहां 13 करोड़ जनता हो वहां 12,500 वोट का फर्क, कितना बड़ा फर्क हो सकता है आप समझ सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं 25 सीटें जेडीयू को आएगी तो बीजेपी कितनी सीटें लाएंगी? बीजेपी अगर 100 में 90 भी लाती है तो क्या होगा आप ये जान लीजिए। 80 भी लाती है तो क्या होगा? 105 होगा। फिर अगर 25 सीट पर चिराग भी लड़ते हैं तो क्या होगा? 25 में 15 जीतेंगे, 17 जीतेंगे, यही हो सकता है ना। तो ये बड़ी मुश्किल से सरकार बनेगी। वो भी मैं कह रहा हूं कि अगर जेडीयू 25 पे आती है तो कौन यकीन करेगा कि बीजेपी 80 जीत जाएगी 100 में? मुश्किल है। कौन यकीन करेगा कि चिराग पासवान 25 में 15 जीत जाएंगे, 17 जीत जाएंगे? मुश्किल है। क्योंकि अगर नीतीश ही 25 पर लटक जाएंगे, अगर 100 में 25 पर लटक जाते हैं, इसका मतलब है कि ज्यादातर जनता एंटी एनडीए है, वो एनडीए को लाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर का फिर से ये बोलना काफी दिलचस्प है और प्रशांत किशोर के पर्सपेक्टिव को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल खारिज भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात यह सच जरूर है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, इन दोनों को प्रशांत किशोर ने बहुत नजदीक से देखा है। कई सारे ऐसे वाकये हैं जिसको देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश का जो रिश्ता पीएम के साथ रहा है वो अजीबोगरीब रहा है। एक समय ऐसा था, लुधियाना में एक सभा होनी थी और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के साथ हाथ उठा दिया। जबकि नीतीश कुमार को प्रॉमिस किया गया था कि प्रधानमंत्री उस समय जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे वो आपसे दूर बैठेंगे। कोई और उनको शोर भी था, फ्रेम में एक नहीं आएंगे, पर एकदम से आते हैं नरेंद्र मोदी और हाथ उठा कर जाते हैं। नीतीश कुमार शॉक्ड। तो वो उस तरह की बात हो जाती है। उसके बाद मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत गुस्से में थे नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका इमेज रातों रात खराब हो गया। और जो लोग प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पालते हैं वो बड़ी दूर की सोचते हैं। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों पीएम मटेरियल थे और उस समय इस तरह की बात का होने का रिपरकशन क्या हुआ? डिनर भी कैंसिल हुआ, एक डिनर कैंसिल हो गया था। दूसरा, बिहार में बाढ़ आई तो गुजरात से कुछ पैसे दिए गए, इन्होंने उसको लौटा दिया था। तो इस तरह के भी संबंध हुए। लेकिन आप देखिए पार्टी दफ्तर के बाहर दोनों का एक साथ फोटो लगता है। उमेश कुशवाहा कहते हैं कि इससे कार्यकर्ता में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और साथ ही साथ देखिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी की सभा में नीतीश कुमार कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और इस तरीके से लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के शान में कसीदे पढ़वाते हैं। तो आप समझ लीजिए जिस तरह का रवैया चेंज हुआ है, वो कहते हैं ना 36 और 63 वाला रिश्ता है, बड़ा एक अजीबोगरीब रिश्ता है। लेकिन अब नीतीश कुमार को भी हकीकत का अंदाजा लग चुका है। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री अब उनके प्रधानमंत्री बनना उनके भाग्य में नहीं है।
और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के आवाज उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से जेडीयू के लिए चिंता का सबब तो होगा। पर सेकंड लीडरशिप के लिए कौन आगे आएगा, पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, ये सारे सवाल तो हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी में मिल जाएगी, और ये सच बात है कि अभी जो सेकेंड लाइन के लीडर्स हैं, जो नीतीश के बाद हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये सारे लोग प्रो बीजेपी है ना, ये बीजेपी के साथ सरकार चलाने में यकीन रखते हैं। अब अगर इनका लीडरशिप सक्षम नहीं रह गया, जिस तरह का आरोप लगता है, वो अचेत हो गए हैं, ये तेजस्वी यादव कहते हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर तेजस्वी यादव भी सवाल उठाते हैं, प्रशांत किशोर भी सवाल उठाते हैं। अगर जेडीयू की लीडरशिप उस तरीके से मजबूत नहीं रही, अचेत अवस्था में हो गई है, क्योंकि नीतीश माइनस जेडीयू इज जीरो, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ऐसे में जेडीयू का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या उनके बेटे आएंगे, टेक ओवर करेंगे, क्या कोई और आएगा, क्या पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा? और यही बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्या ऐसा होने जा रहा है? इसलिए सवाल कई हैं, जवाब वक्त ही दे पाएगा। प्रशांत किशोर का एनालिसिस हो सकता है, पर बतौर एनालिस्ट वो कर रहे होते तो उनकी बातों में दम नजर आता। अभी एक पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए उसको राजनीतिक तौर पर ही देखा जाना चाहिए कि दरअसल वो जो बात कर रहे होंगे उसमें उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी छिपा हुआ होगा। इसलिए जो जेडीयू में ऐसा एक बड़ा तबका है जो आधार वोट बैंक से निकला हुआ तबका है, जो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार की भलाई सोचता है, जेडीयू को बचाए रखना चाहता है, इसलिए जेडीयू की डिफरेंट सेपरेट आइडेंटिटी कायम रखना चाहता है, क्या वो धड़ा फिर से एक्टिव हो जाएगा? बड़ा सवाल ये है, और उसकी संभावना भी बहुत है। इसलिए आप देखें आजकल निशान जैसे चलते हैं, उनको चलते हुए देख करके लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। इसलिए जिस तरीके से आजकल शादी, विवाह, श्राद्ध, इन सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि निशान शायद कल पॉलिटिक्स में आएंगे। पर होगा क्या, ये तो समय बताएगा। प्रशांत किशोर की बात को पूरे तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या जेडीयू के और बचे हुए नेता जेडीयू को मर्ज कर देंगे बीजेपी में, ये मुझे इतना आसान दिखाई पड़ता नहीं। बिल्कुल, काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में मिलेंगे, खासतौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर। अब बात कर लेते हैं मुकेश साहनी को लेकर, जो कि दो तरह की बातें आज कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी कर रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण, निषाद आरक्षण दे दिया जाए तो हम आपके साथ हैं, आपका पूरा साथ दिया जाएगा, आपकी भक्ति की जाएगी, आपका गुणगान किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो विपक्ष की तरफ से कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम होंगे। ये दो राहों पर चलते हुए मुकेश साहनी, आपको क्या लगता है अंत में किस राह पे रुकेंगे जाके? देखिए, मुकेश साहनी को जो लोग जानते हैं, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो खुद कहते हैं कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। अब ये एक पॉलिटिकल बात करने की आदत कांग्रेस को हो गई है। मैंने आरजेडी में कई नेताओं से बात की जो तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं, और वो कहते हैं कि मुकेश साहनी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में मुकेश साहनी ट्रस्टवर्दी हैं, कम से कम आरजेडी के तो कई नेता इस बात को मानते नहीं हैं। तो इसलिए जो ये प्रेमचंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं, अरे मुकेश साहनी को जहां बेहतर डील मिलेगा वो जाएंगे। और हर छोटी पार्टी ऐसा करती है, उनको अपनी पार्टी को बड़ा करना है, उनको अपना जनाधार बड़ा करना है। 2014 से वो लगातार राजनीति में है, 15 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मुकेश साहनी को लेकर के जो प्रेमचंद मिश्रा कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे भाई तेजस्वी यादव को चाहिए, उनसे बात करें। मुकेश साहनी क्या कह रहे हैं? मुकेश साहनी कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन जीती तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। मुकेश साहनी अपने आप को इस तरीके से सेल कर रहे हैं कि 12% वोट हमारे पास है। कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई अति पिछड़ा नेता बड़ा बना है तो वो मैं हूं, वो मुकेश साहनी है।
और वो तो 12% कह रहे हैं। उनके समर्थकों से बात करेंगे तो वो कभी 22 बोलेंगे, कभी 36 बोलेंगे। तो ये समझना मुश्किल है। फिर मैंने कई लोगों से बात की, मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अरे जब 22% है, 36% है, तो तुमको बीजेपी 11 सीट क्यों देती है? और आरजेडी वो भी देने को तैयार नहीं हुई है। और तुमको लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने भी 3 सीट दिया और वो भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो आपकी हैसियत को कोई एक्नॉलेज तो करता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कोई करे नहीं करे, लेकिन अब आने दीजिए, सबको करना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी किन बातों पर खेलते हैं, इस बात को आप समझिए जी। मुकेश सहनी खेलते हैं तेजस्वी यादव के साथ कि अगर मैं आपके साथ 2020 के चुनाव में होता तो आप 12,500 वोट के अंतर से हारे नहीं होते। मतलब आपके पास इतना वोट तो होता कि आप मुख्यमंत्री बन गए होते। आपने मुझे इग्नोर किया, आपने मुझे इनकार किया, आपने मुझे मेरे हैसियत के हिसाब से तवज्जो नहीं दी और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है। और मुकेश सहनी यही कहकर के किसके साथ खेल रहे हैं? तो तेजस्वी यादव के साथ खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा है कि ये डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन ये हर जगह माहौल बना रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे। अब देखिए, राजनीति में घुसने और निकलने दोनों का रास्ता तलाश लिया जाता है। अगर घुसना होता है तो क्या कहा जाता है और निकलना होता है तो क्या कहा जाता है, इस बात को आप समझिए। और ऐसा कह करके मुकेश सहनी दोनों रास्ते तैयार किए हुए हैं। अब वो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी अगर निषाद को आरक्षण दे देंगे, मतलब ईबीसी से वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल देंगे, तो मैं उनका जीवन भर गुलाम रहूंगा, मैं उनकी जीवन भर भक्ति करूंगा। और इसी बात पर प्रेमचंद मिश्रा नाराज हो जाते हैं। प्रेमचंद मिश्रा कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, और जब सवाल खड़े करते भी हैं तो वो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव बात करें। पर मुकेश सहनी अपना खेल खेल रहे हैं और तेजस्वी अपना खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी सार्वजनिक रूप से भले ही नहीं कहते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन प्राइवेट मीटिंग में कहते होंगे निश्चिंत रहिए, अस्थिर रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम लोग मिल करके लड़ेंगे, आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से लालू यादव कह रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या? कहीं कोई चर्चा है क्या? पर ये तो रोज कहते हैं मैं डिप्टी सीएम हूं। पर दूसरी तरफ क्या कहते हैं? दूसरी तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ये दे देंगे तो मैं जीवन भर गुलाम रहूंगा। और आप दिलीप जायसवाल के स्टेटमेंट को याद करिए कि भाई ये हमारी तरफ आने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इनको इधर जाना होगा एनडीए में, डील बेहतर हो जाएगा, तो मुकेश सहनी तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि अरे मैं इतने समय से कह रहा था कि मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करो, तो इन्होंने उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया। अति पिछड़े का सम्मान नहीं है, ये यादववादी हैं, एक जाति को आगे बढ़ा करके ये सामंतवाद फैलाना चाहते हैं, ये नए तरह का सामंतवाद है। ये सब जो कहेंगे वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और दूसरी बात क्या कहेंगे, बीजेपी किसी तरह के आरक्षण का वादा कर देगी कि चुनाव के बाद ऐसा कर देंगे, तो वो कहेंगे मेरी बीजेपी लीडरशिप से बात हो गई है और ऐसा हो जाएगा। इधर ये बना नहीं रहे थे और इधर बात हो गई है, हम लोग जीतेंगे, 225 सीट लाएंगे और उसके बाद ये कर लेंगे। तो घुसने का रास्ता, निकलने का रास्ता दोनों तैयार है ना। मुकेश सहनी भी अपने तरफ से जम करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी पता है कि मुकेश सहनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और मुकेश सहनी को भी पता है कि मुझे जहां ज़्यादा और बेहतर डील मिलेगा उधर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें इमोशन का जगह कुछ होता नहीं है। इसलिए आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ लें कि मुकेश सहनी की बातों को कोई कितना भी ऑब्जेक्ट कर ले, मुकेश सहनी अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं, सारे रास्ते खोले हुए हैं, तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए अंतिम समय तक वो बार्गेन करेंगे और उनको बेहतर डील जहां पर समझ में आएगा उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर सारा खेल डील का है। जिस तरफ से बेहतर डील मिलेगी उस तरफ निकल लिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। और चुनाव के बाद तो आपको यानी जनता को तय करना है कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसकी सरकार बनानी है, किसको मुख्यमंत्री चुनना है। और ये है आज का शो हमारा राग बिहारी, जिसमें प्रशांत किशोर के बारे में बात की, जो उनका टारगेट है नीतीश कुमार के बारे में कि 25 से ऊपर नहीं आ रही हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।